विराजमान और सभागृह में उपस्थित सभी माननीय सदस्य, पिछले 15 दिन से मानवता पर जैसा अत्याचार हुआ है, बहुत लंबे समय से देखने और सुनने को नहीं मिला है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय तक समूचा फिलिस्तीन अरबों का था। हिटलर की जुर्म जातियों से डर करके भागे हुए शरणार्थियों ने वहां पे रहना शुरू किया और समूचा इलाका अंग्रेजों के अंडर में था, जैसे हिंदुस्तान था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, वगैरह वगैरह। 1948 में ही यूएनओ के एक रेजोल्यूशन से और अंग्रेजों की साजिश से फिलिस्तीन एग्जिस्टेंस में आया और साथ साथ इजराइल भी एग्जिस्टेंस में आया और 25,000 लोग टोटल थे जो अपने आप को इजरायली होने का दावा और वादा करते थे। बाकी 14 लाख के करीब आबादी अरबियों की, फिलिस्तीनियों की थी और उस समय लगभग 72-73% जमीन पर फिलिस्तीनियों का कब्जा था, यानी कि उस पर वो काबिज थे। एक साल बाद ही जंग शुरू हो जाती है, लेकिन जब इजराइल बन रहा होता है, उसकी घोषणा हुई होती रहती है, तो समूची जमीन फिलिस्तीनियों की है, इसको लेकर के महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे, उनका एक वक्तव्य आता है उस समय जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और आपको ताज्जुब होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और हिंदुस्तान पहला गैर अरब मुल्क था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। 48 से ही ये विवाद शुरू हुआ और ये चलता खिंचता रहा। फिलिस्तीनी भगते रहे और इनका कब्जा होता रहा। दोहराने की जरूरत नहीं, दुनिया में जितनी भी नाइंसाफियां हैं, जितनी भी, सब अमेरिका की बनाई गई और ये भी। उसकी ज्योग्राफी अगर आप देखें, चारों तरफ से अरब मुल्क है, बीच में इजराइल बना हुआ है। आपको कष्ट भी होगा, तकलीफ भी होगी कि 72% का जो मालिक था फिलिस्तीन, आज सिर्फ 7% आबादी पर, जब जमीन पर फिलिस्तीनियों का कब्जा है। और पिछले 15 दिन से लगभग 15 लाख लोग गाजा छोड़ करके चले गए हैं, जाने वाले। ऐसी दुनिया में कोई कौम नहीं है, कोई घटना नहीं है कि जब 3 पीढ़ी तंबू में पैदा हुई। जो मुल्क के मालिक थे, जो वहां के बासिंदे थे, उनके साथ ऐसी जुल्म जातियां हुई और ये जद्दोजहद लंबी चलती रही। यासर अराफात उस जमाने में एक नौजवान नेता थे और ये जाके मिलते हैं अब्दुल गुलाम नासर से, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। उससे पहले अरबों में भी कोई छटपटाहट नहीं थी अपनी पहचान के लिए। अब्दुल गुलाम नासिर साहब, जमाल साहब, नासिर साहब पहले अरब मुल्क के नेता हैं जो अरब सॉलिडेरिटी, अरब मुल्क, अरब लीग पैदा होती। और उस समय 22-23 साल का नौजवान यासर अराफात उनसे मिलते हैं और फिलिस्तीन को कैसे आजाद किया जाए, जिस जमीन पे कब्जा है उसको कैसे वापस लिया जाए, उसके प्रयास जारी होते हैं।
शुरुआती दिनों में जैसे आज हमास पर इल्जाम लग रहे हैं, ऐसे इल्जाम पीएलओ पर भी लगे थे, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जैसे आप इल्जाम आज देख रहे हैं वो उन पर भी लग चुके हैं। लेकिन तब दौर ऐसा था जिसका जिक्र करना जरूरी है कि अमेरिका था जुर्म जाती करने के लिए, तो सामने रूस भी खड़ा रहता था जिसका नाम उस समय यूएसएसआर था। चाहे फिलिस्तीनियों का मुद्दा हो, चाहे नासिर साहब ने किसी जमाने में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए स्वेज कनाल जो थी वहां की, जो वहां की तिजारत की, व्यापार की बड़ी नहर थी, उसका ही राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ऐसा लगा था जैसे पूरी दुनिया में फिर विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन सोवियत संघ साथ था। हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया, क्योंकि मुल्क में ऐसी एक फिजा बनी हुई थी कि जैसे तमाम हिंदुस्तान जो है वो इजराइल के साथ है। हम 10-12 पार्लियामेंटेरियंस थे, उसमें कुछ एक्स मिनिस्टर्स थे। हम गए, हमने अपना प्रस्ताव दिया और बताया कि हमारी सॉलिडेरिटी आपके साथ है। और ये खाली फिलिस्तीन के लिए नहीं, मैं आपके बीच में भी कह रहा हूं और बाहर भी कह रहा हूं, वियतनाम में तो एक भी मुसलमान नहीं। जब अमेरिका ने वहां ज्यादती की तो हम तो वियतनाम के साथ भी खड़े थे, और यहां से कोई कम ज्यादती नहीं की। आपको ताज्जुब भी होगा और आपको खुशी भी होगी कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था खराब हुई वो वियतनाम युद्ध की वजह से हुई। एक एक फौजी पर कई कई लाख रुपए खर्च होते थे वहां लड़ाने के लिए। और आपको याद होगा मोहम्मद अली जो मुक्केबाज है, वो मुसलमान पैदा नहीं हुआ था, वो उस जंग की थी, उसने लड़ने से मना कर दिया कि मैं निहत्ते लोगों पर जुर्म जाती नहीं करूंगा, और उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। 1962 में क्यूबा का विवाद चला, वहां एक मुसलमान नहीं, वहां भी जाति अमेरिका की थी। हम तो पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा रहा। याद करो उस समय खुरुश्चेव थे रूस के प्रधानमंत्री, उन्होंने आइजनहावर पे जूता निकाल लिया था यूएनओ की मीटिंग में, बाकायदा अपने हाथ की मारेंगे। तो वहां तो कोई मुसलमान नहीं था। तो इसको जो इस्लाम से जोड़ करके जो जुल्म जाति का सिलसिला शुरू किया है, उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने एक शुरुआत की, और हमें प्रसन्नता है। और मैं बहुत घमंड और गुरूर के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे बयान के बाद ही हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी अपना बयान बदला। याद करो पहला दिन जब प्रधानमंत्री का बयान आया था कि हम इजराइल के साथ हैं, जब 10-12 पार्टियों के प्रोमिनेंट लीडर्स के, एमपीज के बयान आए, तो अगले दिन विदेश मंत्रालय ने अपनी भाषा भी बदली और गलती भी सुधारी कि नहीं, फिलिस्तीन के जो सवाल हैं, फिलिस्तीन का जो एग्जिस्टेंस है और जो उनको मदद की जरूरत है, उसमें भारत जो है फिलिस्तीन के साथ है। तो जो मुहिम होती हैं, छोटी हो बड़ी हो, वो अपना असर दिखाती है। तो हमारा उस दिन का जाना, छपना, 2-4 जगह गाली भी हमको दी मीडिया ने भी और बाहर भी, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब रहे। उसके बाद नासिर साहब की डेथ के बाद अनवर सादात साहब वहां आए, और कहने की जरूरत नहीं है कि वहां हुकूमतें फिर अमेरिका परस्ती होती चली। 1966 में एक फेमस युद्ध हुआ, उसको बोलते हैं 6 डे वॉर, और वो अरब वर्ल्ड को इतना अपमानित करके गई है कि आज जो इतने बड़ी दुनिया पर कब्जा उसने वहां पे किया है, लेबनान पे उसका कब्जा है, मिस्र पर उसका कब्जा है, इजिप्ट जिसे बोलते हैं आप, जॉर्डन पर उसका कब्जा है, और सीरिया पर उसका कब्जा है। अफसोसजनक भी है और तकलीफदेह भी है। और सारे हथियार अमेरिका के ही पीछे, बड़ा भारी व्यापार है। और अमेरिका में बाकायदा एक इजराइल लॉबी है,
राष्ट्रपति वहां कोई भी बने, इजराइल के हितों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ट्रंप साहब के पीछे उनके तो दामाद बाकायदा सारे कारोबारों में लगे हुए थे। अब एक ये है कि वहां की साहब एक एजेंसी है, वहां की खुफिया एजेंसी, उसको हमास बोलते हैं, मुसाद, आई एम सॉरी, मुसाद बोलते हैं। उसके काले कारनामे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मोसाद पर इल्जाम है, और ये इल्जाम किसी और ने नहीं है। जब राजीव गांधी की हत्या होती है तो उससे पहले चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं भी उस पार्लियामेंट में था, मैं वीपी सिंह जी के साथ था, लेकिन चंद्रशेखर जी को यासर अराफात साहब एक चिट्ठी के जरिए संदेश देते हैं कि राजीव गांधी की जान को खतरा है। मोसाद के लोग यहां पर एक एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक बड़े नेता को जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आता है उसकी हत्या की रिहर्सल करते हुए देखा गया है। डेथ हो जाती है उनकी। अराफात साहब आते हैं उस समय यहां पर, और वो उस चिट्ठी का भी जिक्र करते हैं। एक घटनाक्रम और है, मैं रिश्ते बता रहा हूं कि कैसे रिश्ते रहे हैं। 1982 में पूरी दुनिया के जो जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, जो किसी खेमे में शामिल नहीं है, जो अपनी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से भी और अमेरिकन से भी, उनकी एक संस्था बनी हुई थी, उसका नाम था NAM। क्यूबा के राष्ट्रपति उसके हेड हैं। उसका दिल्ली में ही इजलास होता है बहुत बड़ा, और इंदिरा गांधी को उसका नेता चुन लिया जाता है 1982 में। 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है, एक नेता है दुनिया से आया हुआ जिसकी आंखों में सबसे ज्यादा आंसू हैं, वो है यासर अराफात। ये रिश्ते हमारे और उनके इस तरह के रहे। इसी बीच में लड़ाइयां होती रही, जमीन छिनती रही, विस्थापित होते रहे, और मैं बहुत तकलीफ के साथ भी कहना चाहता हूं, कभी मिस्र ने, कभी सीरिया ने शरणार्थियों को अपने यहां पनाह देने से मना कर दिया। कभी अमेरिका नाराज ना हो जाए। कई दौर ऐसे हैं, और आज भी मिस्र का दरवाजा खुला नहीं है। सीरिया का बॉर्डर भी बैन है। लेबनान से जरूर कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि वो इसमें मदद करना चाहते हैं या मदद कर रहे हैं। चूंकि जो अमेरिका का ग्रांड डिजाइन था वो उसमें कामयाब हो रहा था। आप सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि सऊदी अरबिया के और इजराइल के रिश्ते कायम हो जाए, उसमें वो कामयाब हो गए। बाकायदा एम्बेसी खुल गई। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि किसी तरह से ईरान और सऊदी अरबिया के रिश्ते भी नॉर्मल हो जाएं, और ये प्रक्रिया चली रही थी, प्रोसेस में थी, कि उसी बीच में ये तकरार होगी। तकरार क्या मैसेकर हो गया। तकरार तो बराबर के लोगों में होती है। उसके पीछे अमेरिका है और इनके पीछे कोई नहीं है। लेकिन ये भी पहला मौका है। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थक नहीं हूं, पहले तो मैं ये भी बता दूंगा, और ना वायलेंस से मसाइल हल होते। लेकिन पहली बार फिलिस्तीन के लोगों ने एक सबक भी सिखाया है कि अगर जुर्म जाति तुम करना जानते हो तो हम भी उससे तकरार के साथ लड़ना जानते हैं। ये पहली बार हुआ है, अब से पहले कभी नहीं हुआ था। मरने वालों की तादाद, थोड़ा सा पानी नहीं, रिफ्यूजी की तादाद फिलिस्तीनियों की हुआ करती। अब इस बार संकट ये भी है, और मैं उसकी अंदर की जो तैयारियां उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त उसके लिए नहीं है। पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कबूल किया है कि लड़ाई बराबर की है।
अब पिछले यूएन के 1 दर्जन रेजोल्यूशन से 1 दर्जन यूएनओ ने कहा है कि राजधानी जेरूसलम नहीं होगी, तेल अवीव के अंदर ही राजधानी रहेगी। अब वहां का जो अब राष्ट्रपति है उस पर भ्रष्टाचार के इतने मुकदमे हैं, वो कभी भी जेल जा सकता है। इसलिए वहां पे जुडिशियल रिफॉर्म करके जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है वो बदल दिया उसने। उसको लेकर अमेरिका भी नाराज है उससे। अब जेरूसलम को लेकर क्या है, एक विवाद की जड़ अल अस्का मस्जिद जो है, अल अस्का मॉस्क के अंदर वो कब्जा करना चाहते हैं। अब बड़ी लड़ाई ये भी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रमजान के दिनों में जिस दिन जुमे की नमाज होती है तो मुसलमान भाइयों की भी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, और इत्तेफाक से गुड फ्राइडे अगर पड़ गया तो ईसाइयों की भी हो जाती है, और एक त्योहार यहूदियों का पड़ता है, और दोनों जगह जाने के लिए एक रास्ता बीच का मस्जिद के बीच में से है। अब आप कल्पना करो कि अलविदा जुमा हो या कोई भी जुमा हो, रमजान का भीड़ है और एक एक नमाजी की तलाशी होने लगी, एक एक की। पता लगा 4 लाख लोग आ गए। कई बार तो जुमे की नमाज में गोली चली है, नमाजी मारे गए हैं। और भाई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं। प्रॉफिट की पहली मस्जिद और उनका आखिरी सफर भी यहीं से शुरू होता है। मुझे जॉर्डन तक तो जाने का मौका मिला है, और उसका बड़ा एक अपना पवित्र स्थान है। तो उस पर भी कब्जा करने की जो लड़ाई है, उसने इस लड़ाई को और तेज कर दिया है। अब तमाम दुनिया में जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और हमारे जैसे इंसाफ के मानने वाले लोग हैं, उनकी जंग है। किसी का भी धार्मिक स्थान हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं। हमने तो यहाँ हिंदुस्तान में भी इतनी मुलायम सिंह के साथ रहकर गालियां खाई कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर हमने कहा अदालत भी छोड़ दो भैया, और उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ बर्बरी ताकतें थी जिन्होंने ये सब अंजाम दिया। खैर छोड़िए उसका नहीं, लेकिन हम इस राय के हैं कि जिसका भी जो धार्मिक स्थान है उस पर किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार। ये दूसरी बड़ी लड़ाई अब ये होगी, और ये कोई पहला मौका नहीं जब इस तरह की जुर्म जातियों के किस्से आए हो। हम हिंदुओं के अंदर एक महाभारत नाम का ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, कुरान शरीफ है, इसी तरह से उसका भी सम्मान है। कोई भी इंसान नहीं बचता उस लड़ाई में। द्रौपदी का श्राप है कि कोई इंसान नहीं बचेगा। एक भी इंसान महाभारत में जिंदा नहीं बचा। 5 पांडव और 6ठे भगवान कृष्ण। लेकिन किसी ने भी रात को किसी पे हमला नहीं किया है। जंग के भी वसूल होते हैं कुछ। अस्पताल में पत्थर नहीं फेंकोगे, गोली नहीं फेंकोगे, छोटे बच्चों को नहीं मारोगे, बूढ़ों को नहीं मारोगे, और अस्पताल के पे भी हमला नहीं करोगे। अस्पताल भी कौन सा है? अस्पताल मुसलमानों का नहीं था, ईसाई मिशनरीज का है, और उसमें पनाह ली है फिलिस्तीनियों ने। तो ईसाई मिशनरी अस्पताल में भी 1000 बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, वो भी रात के टाइम पर। वे हम लोगों ने तो महाभारत में भी ये नहीं सुना था। कोई बच्चे पे हमला नहीं करेगा, कोई सोते हुए पे हमला नहीं करेगा, कोई रात को हमला नहीं करेगा। 7 बजे के बाद कौरव और पांडव दोनों साथ बैठते थे। भीष्म पितामह थे, उनसे सीख लेने जाते थे। ये दुनिया की सबसे जालिम लोगों की जमात है जिसने 2 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक को मारा है। उनके फोटो देखो और अपने बच्चों को याद करो। आप शकुन में यहां रह ही नहीं सकते जब उनको शकुन नहीं मिलता। ये मानवता का तकाजा है। लिहाजा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, इंक्लूडिंग जेरूसलम, जहां लाखों की तादाद में रोज जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल न हो रहे। कोई मुल्क नहीं है। उसकी तस्वीरें आप भी व्हाट्सएप पे देखते होंगे और हम भी देखते रहते हैं।
लेकिन यूएनओ, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, इनका स्वभाव और व्यवहार देखिए। मुझे थोड़ी सी खुशी है कि चलो कल से बॉर्डर खुला है, लाशें गिनने में दिक्कत आ रही है, बदबू हो गई, 3-3, 4-4 दिन से लाशें पड़ी हुई। तो आप यहां सुकून से कैसे बैठ सकते जब इंसानियत पर इतने बड़े जुर्म जातियां हो रही हैं? लिहाजा उसी फर्ज को अंजाम देने के लिए जगह जगह देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान भी उसी आवाज का हिस्सा बने। हम अपने यहां जुर्म जातियों का टाइम टाइम पे विरोध करते रहे। वियतनाम युद्ध में हम गए, पड़ोसी मुल्क म्यांमार है, एक भी मुसलमान नहीं है, 100 के 100 वहां पे बुद्धिस्ट लोग हैं। वहां की नेता थी आंग सान सू की, उसको जब बंद किया हमने तो तब भी प्रदर्शन किया। लिहाजा हम लोगों को ये कह करके कि हम हमास के समर्थन नहीं, हम इंसानियत के समर्थन में हैं, हम इंसाफ के समर्थन में हैं। जुर्म जातियों के खिलाफ है और जुर्म जाति फिलिस्तीनियों के साथ हो रही है, इसलिए हम उनके साथ खड़े। हम लोगों ने तय किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, और हमारे उत्तर प्रदेश के, मैं तो उत्तर प्रदेश से एमपी रहा हूं, हमारा जो मुख्यमंत्री है उसका फरमान आप लोगों ने सुना कि नहीं? भारत की सरकार का जो स्टैंड है उसके खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई बोला तो जेल जाएगा। तो मोदी जी ने तो अगले दिन अपना स्टैंड चेंज कर लिया। अब पता नहीं योगी जी क्या करेंगे। जो हमारे 75 साल के रेजोल्यूशन हैं यूएनओ के अंदर, जो विदेश मंत्रालय के अटल बिहारी वाजपेयी का आप सब लोगों ने सुना होगा, उनको निकालो भी कब्र में से जहां भी वो हैं, उन पर मुकदमा चला। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और देश के विदेश मंत्री के नाते उन्होंने कहा यानी का रामलीला मैदान में कहा, मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं के बीच में कहा। और ये जग जाहिर चीज है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, उसकी धारा को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। तो आज हम चाहते हैं कि भाईचारे के साथ उनकी हमदर्दी में हम लोग खड़े। कुछ जिनकी माली हालत अच्छी है उनकी दवाई के लिए, बच्चों के लिए, रिफ्यूजी के लिए कुछ इकट्ठा करके भेज सकते हैं, एम्बेसी में भी भेज सकते हैं आप। लेकिन हम जो आज आपके बीच में हैं, ये जरूर हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा, अब यूं तो भाई जो फिजा आजकल चली हुई हैं आप भी झेल रहे हो और हमारे जैसे लोग भी झेल रहे। पता नहीं कौन कौन लोग वहां पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमारे जैसे लोग बाहर हैं। हमें तो कई बार ताज्जुब भी होता है। मैं 19 महीने तो इमरजेंसी में जेल में रहा, 19 महीने। और आपको ताज्जुब होगा, मेरे साथ 5 जमायती इस्लामी के लोग थे, मेरे ही इलाके के, मुरादनगर के पास के। तो त्यागी गांव थे और वो किसी को बुरा ना लगे, वो मुसलमान भी त्यागी थे। तो हम उनसे पूछने लगे भी आप कैसे आए? तो उन्हें खुद ही पता नहीं था कि उन्हें जेल में क्यों भेजा गया। कि जी मैं तो नमाज पढ़ रहा था, जी मैं तो खाना खा रहा था। उनके साथ थे इमरजेंसी में। उसके बाद 1 दर्जन और सत्याग्रहों में हमारे जैसे आदमी को जेल में जाने का मौका मिला। और भाई एक मोहतरमा मालेगांव से, भोपाल से एमपी बन के आ गई। एक एमपी आपके बिथोड़ी साहब है ही। नमूने देखो ना, नमूने कैसे कैसे आए। तमीज नहीं, अखलाक नहीं, पढ़ाई नहीं, सियासत नहीं, जानकारी नहीं। यह तय हुआ है कि जो गंदी से गंदी जुबान बोल रहे उसको वहां भेजो।
अब मैं जहां का रहने वाला हूं उन चीजों का मैं जिक्र आज की तारीख में मौजूद नहीं समझता। मैं जहां से एमपी रहा हूं गाजियाबाद से, दादरी भी उसके बाजू में। जब ये काऊ वाला मामला चल रहा था तो 2-3-4 हजार का एक क्राउड, उसको 5 किलोमीटर से पता लग जाता। हमने महाभारत में सुना था कि वहां कोई ऐसी दूरबीन थी तो उसे पता लगा लेते थे, आजकल तो हमें कोई नहीं दिखता कि उसके फ्रिज में गाय का मांस रखा हुआ है। 5 किलोमीटर भीड़ ने पता लगा। अखलाक नाम था उसका। और उसके घर पे धावा मारो मारो पीटो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। मैं भी उस समय पार्लियामेंट में था, मैंने उठाए थे सवाल। उसका बेटा इंडियन आर्मी में है और वो गा रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाला। उसी दिन वहां के एमपी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री उसको तो मुबारकबाद देते हैं जन्मदिन की। हमने कहा उसके बेटे से भी हालचाल पूछ लेते, भाई क्या हाल है उसका। ये कोई सियासत की चीजें हो जाएंगी, माफी चाहता हूं, मेरे को मकसद ये उसका नहीं है। हम अपने मूल उस पर ही आते हैं। तो माहौल यहां का बिगड़ा हुआ है, ऐसा पेश किया जा रहा है। अच्छा भाई, लंदन में क्यों 2 लाख का जुलूस निकल गया? अमेरिका में क्यों 5 लाख का निकल गया? जेरूसलम में क्यों निकल गया? बर्लिन में क्यों निकल गया? कोई मुल्क दुनिया का नहीं है जहां पर इस जुल्म जाति के खिलाफ बड़े बड़े जुलूस ना निकल रहे। आप दुआएं भी कर सकते हैं, आप इकट्ठा होकर के जुलूस निकाल करके जाने की जो रिवाज थे उन पर तो आजकल रोक यहाँ पे दिल्ली में भी लगी हुई है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, हम कुछ लोगों से बातचीत हुई है कि रफी मार्ग पर विठल भाई पटेल हाउस में जो उसका बड़ा क्लब है उसमें बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। हमने उसमें अटल बिहारी की, इंदिरा जी की, चंद्रशेखर जी की, चरण सिंह जी, सब नेताओं की मीटिंग वहां होती है और वो दिल्ली के दिल में है। तो हम चाहते हैं वहां से, चूंकि जो हमने ज्ञापन दिया था, हालांकि हमने प्रेस को नहीं उसमें इनवाइट किया, लेकिन पूरी दुनिया भर में वो खबर चली कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान जो है सारा इजराइल के साथ खड़ा हो गया। बहुत बड़ी तादाद है वहां पर। कौन सी पार्टी नहीं थी? आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सपा, बसपा, सीपीआई, एमएल, कौन सी पार्टी नहीं थी? और पार्लियामेंट नहीं चल रही है, वरना एक पार्टी छोड़ करके कोई पार्टी नहीं है। हम तो सभी जानते हैं ये जातिगत जनगणना का चल रहा हम लोगों का। एक पार्टी बताओ जो एनडीए में हो और हमारे साथ न हो। रामविलास की पार्टी के दोनों वोट, वो कह रहे होनी चाहिए जातिगत जनगणना। पटेल लोगों की पार्टी है यूपी की, जो मिनिस्टर है एनडीए में, वो भी कह रहे होनी चाहिए। अठावले कह रहा होनी चाहिए। शरद पवार का भतीजा कह रहा होनी चाहिए। अकेले हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पार्लियामेंट चलेगी जब भी नवंबर के आसपास, हम दिखाएंगे कि देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ी हुई हो छोड़ करके एक पार्टी। ऐसा नहीं है कि कोई अकेलापन है या उसके लिए कोई ज्यादा हमदर्दी है। बस जरूरत इस बात की है कि इन सब चीजों को इकट्ठा करके और एक आवाज के रूप में दिखाई दे। और जैसे मैंने पहले ही कहा, ये कोई अपने अपने कारणों से हो सकते हैं। हम तो इंसानियत के पक्षधर हैं, हम कोई मुसलमान तो हैं। मानवता पे भी जहां जुल्म जाती होती है, हमने बताया आपसे, हम तो वियतनाम युद्ध के भी खिलाफ थे, वहां तो कोई मुसलमान नहीं। हम तो ऑन सान सूकी के साथ भी खड़े हुए थे। हम तो क्यूबा में भी खड़े हुए थे जब अमेरिका ने मिसाइल थापी। और हम महसूस करते हैं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौम उनकी है जो 3 पीढ़ियां जिनकी तंबू में पल रही हैं। इंसानियत का तकाजा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का तकाजा है, और आपकी जो आत्मा है, आपका जो दिल है, उससे जो निकली आवाज है, उसका तकाजा है
कि हम सब लोग इस इंसाफ की जंग में अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया।